हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में लाइट के सेकेंड फिनोमेना रिफ्रैक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने लाइट के फर्स्ट फिनोमेना रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा समझा। जो चीज़ें हमें रिफ्लेक्शन में पढ़नी थी वही चीज़ें हमें रिफ्रैक्शन में भी पढ़नी है। जैसे पहले हम जानेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, फिर उसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेंस में जो रिफ्रैक्शन होता है कॉनकेव लेंस में कैसे होता है, कॉन्वेक्स लेंस में कैसे होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसके रे डायग्राम्स, रूल्स, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब लाइट वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है, किसी और मीडियम में जाती है, तब वो बेंड कर जाती है और इसी फिनोमेना को, जिसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, उसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। मीडियम क्या होता है? एनी मटेरियल फ्रॉम विच लाइट ट्रेवल्स। कोई भी मटेरियल जिससे लाइट ट्रैवल करे उसी को मीडियम बोलते हैं। चाहे आप एयर को कहो, वाटर को कहो, ग्लास को कहो या फिर डायमंड को, ये सब मीडियम होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। अब ये मीडियम भी दो तरह के होते हैं। पहला है रेयरर मीडियम और दूसरा है डेंसर मीडियम। मीडियम विच हैज़ लेस डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर इन इट। ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कम हो और उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो, ऐसे मीडियम को रेयरर मीडियम बोलते हैं। और डेंसर मीडियम क्या होता है? मीडियम विच हैज़ मोर डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस इन इट। और ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो और स्पीड ऑफ लाइट कम हो, ऐसे मीडियम को डेंसर मीडियम बोलते हैं। जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, जब डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है? जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उसकी स्पीड में चेंजिंग आ जाती है और इसी चेंजिंग की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। आगे बढ़ते हैं। रूल्स विच गिव डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द मीडियम्स। अब हम बेंडिंग ऑफ लाइट के रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये बेंडिंग ऑफ लाइट के रूल्स हैं, न कि रिफ्रैक्शन के। रूल नंबर 1 क्या कहता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। यानी जब कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जैसे एयर रेयरर मीडियम है, सबसे ज़्यादा रेयरर मीडियम एयर ही होता है, और मोर डेंसर मीडियम हम डायमंड को बोलते हैं। ठीक, तो एयर से इंसिडेंट रे जा रही थी, अब ये दूसरे मीडियम में इंटर करती है, यानी ग्लास में। तब ग्लास डेंसर होता है एयर से, इसलिए इस केस में फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो रूल नंबर 1 में यही कहा गया है कि जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। सेकेंड रूल क्या है? When a ray of light goes from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal. अब जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तब वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। जैसे ये ग्लास है, ये डेंसर है, और ये है एयर सेकेंड मीडियम। जब डेंसर से ये रेयरर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है, और इसी को सेकेंड रूल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड अगेन इनटू एयर। यानी कोई रे ऑफ लाइट है, वो पहले रेयरर मीडियम में जा रही है, रेयर के बाद वो डेंसर के बाद फिर रेयरर में जा रही है, तो कैसी लाइट की बेंडिंग होगी वो देखते हैं। जब ये एयर से ग्लास में जा रही है, यानी रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। फिर जब ये डेंसर से रेयरर में जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है। और हमारी बुक में 2 टर्म्स दिए गए हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस और लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम इसी फिगर से समझने वाले हैं। क्या होता है ये? एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल। इमर्जेंट रे जब कोई रे रेयरर मीडियम से डेंसर में जाके फिर रेयरर में आती है, तो जो ये थर्ड वाला जो रे होती है थर्ड मीडियम में, वो जब नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाती है तो उसी को एंगल ऑफ इमर्जेंस बोला जाता है। अब आप देख रहे हो कि ये इमर्जेंट रे है और ये है नॉर्मल। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। सेकेंड टर्म है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ एंड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे।
और ये जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ होता है और इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ एंड ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, यानी ये वाली डिस्टेंस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम्स, और ये रिफ्रैक्शन दो मीडियम के बाउंड्री पे होता है। जैसे आप इस फिगर में देखो तो रिफ्रैक्शन बाउंड्री पे ही हो रहा है, यानी यहाँ पे हो रहा है, और इस केस में भी देखो तो इसमें भी रिफ्रैक्शन बाउंड्री पर ही हो रहा है। यही बात यहाँ पे कही गई है कि रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो वो दो मीडियम के बाउंड्री पर ही होता है। इफ़ इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब देन देयर इज़ नो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एंड इट गोज स्ट्रेट। और जब भी कोई लाइट की रे परपेंडिकुलरली किसी मीडियम पे पड़ेगी, किसी ग्लास स्लैब पे पड़ेगी, तब उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी, वो सीधे से चली जाएगी। इफ़ेक्ट्स ऑफ लाइट। अब इस रिफ्रैक्शन के हमें डेली लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। स्टिक इमर्स्ड इन वाटर अपीयर टू बी बेंट। जब आप पानी में स्टिक को डालते हो तो ऐसा लगता है कि वो मुड़ गई हो, ये रिफ्रैक्शन का ही एक इफ़ेक्ट होता है। असल में स्टिक मुड़ती नहीं है, उसकी इमेज हमारी आंखों में ऐसा बनता है जैसे लग रहा हो कि स्टिक मुड़ गई हो। दूसरा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वाटर लेवल अपीयर टू बी रेज्ड। जब भी हम किसी मग में या फिर किसी भी बिकर में पानी डालते हैं तो उसका लेवल लगता है कि ऊपर है, ये भी रिफ्रैक्शन के इफ़ेक्ट का ही एक रिज़ल्ट है। स्टार अपीयर टू बी ट्विंकल ऑन ए क्लियर नाइट। और जो स्टार्स हमें चमकते हुए दिखते हैं वो भी रिफ्रैक्शन के थ्रू ही होता है, क्योंकि स्टार्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और उनकी रेस को अर्थ तक आने के लिए कई लेयर्स पार करनी होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसे करके। तो जब उनका डेंसिटी अलग होती है तो जब उसमें रे ऑफ लाइट पास करती है तो उसमें बेंडिंग होती है, और बेंडिंग होते होते वो हमारी तक अर्थ तक पहुंचती है। इसीलिए जब हमारी आँखों में वो लाइट रेस पड़ती हैं तो ऐसी इमेज वो फॉर्म करती हैं जैसे हमें लगता है कि स्टार्स चमक रहे हो, ट्विंकल कर रहे हो। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन के भी दो ही लॉज हैं, रिफ्लेक्शन के भी हमने दो ही लॉज पढ़े थे। पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही है कि इसमें कहा गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करती हैं, लाई करती हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये लॉ दिया था रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of medium. Second law के according sine of incident angle of incident और sine of angle of refraction का रेशियो कांस्टेंट के इक्वल होता है, और इसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। दो मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है उसी के रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, और इसे एन से डिनोट किया जाता है। इट हैज़ नो यूनिट, इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होती। जैसे अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। यानी जब हम दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो निकालते हैं तो वो इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? फर्स्ट मीडियम इज़ एयर। ऐसा रिफ्रैक्शन के केस में अगर पहला मीडियम एयर है तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोलते हैं? फर्स्ट मीडियम इज़ अदर देन एयर। और अगर पहला मीडियम एयर के अलावा कोई है, यानी वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ऐसे कोई और मीडियम है तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम पे डिपेंड होता है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी कलर ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तब वो उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। यानी आप इस फिगर से देखो तो ये इंसिडेंट रे है, ये रेयरर मीडियम है, रेयरर से ये डेंसर में जा रही है और इसमें हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा होगा यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, और इसे लिखते हैं ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसी को हम नीचे लिखते हैं जैसे ऐसे। अब जब दो मीडियम हो यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की का केस नहीं हो, कोई दूसरा मीडियम हो पहला मीडियम, तो उसमें क्या होता है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये ग्लास है डेंसर मीडियम है, और ये वाटर है रेयरर मीडियम है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे जो नीचे वाला होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, तो इसे हम पहले लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में जितनी स्पीड ऑफ लाइट होगी, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम इसे नीचे लिखते हैं एन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। अब आगे बढ़ते हैं, लेंस। रिफ्लेक्शन में हमें मिरर्स के बारे में पढ़ना था, और रिफ्रैक्शन में हमें लेंस के बारे में पढ़ना। क्या होता है लेंस? अ लेंस इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेज। लेंस एक ग्लास का ट्रांसपेरेंट पीस होता है, टुकड़ा होता है, जिसमें दो स्फेरिकल सर्फेसेज लगे होते हैं। अब ये लेंस टू टाइप्स के होते हैं, पहला है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट की रेज को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, और कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि जब इस पर लाइट की रेज आती हैं तो ये उन्हें डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? थिक एट सेंटर बट थिनर एट द एज। ये सेंटर में थिक यानी मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। और कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है? थिन इन मिडल बट थिकर एट एज। ये मिडल में थिन होता है लेकिन एज पे, किनारों पर ये मोटा होता है, थिकर होता है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा दिखता है, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखता है, और कॉनकेव लेंस ऐसा दिखता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। अब लेंसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर? सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस। लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, यानी इसका ये वाला पॉइंट जो मिड पॉइंट होता है इसी को ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। कॉन्वेक्स लेंस में ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, और कॉनकेव लेंस में ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ फेसेस ऑफ द लेंस। ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। प्रिंसिपल फोकस, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस टू विच पैरेलल रेज मीट और अपीयर टू मीट। और जहाँ पर पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेज मीट होती हैं, आपस में इकट्ठा होती हैं, या फिर ऐसा लगता है कि वहीं पर वो कन्वर्ज हो रही हों, इसी पॉइंट को फोकस बोलते हैं और इसे एफ से डिनोट किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस हैज़ रियल फोकस एंड कॉनकेव लेंस हैज़ वर्चुअल फोकस। और कॉन्वेक्स लेंस के पास रियल फोकस होता है और कॉनकेव लेंस के पास वर्चुअल होता है, वो रियल में नहीं होता है, इमेजिनरी होता है। फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे बनने वाली इमेजेस, जिन रेज ऑफ लाइट की हेल्प से बनती हैं वो रेज कौन सा रूल्स फॉलो करती हैं वो देखते हैं। रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। रूल नंबर 1 क्या कहता है? इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस। जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो इस फोकस से पास करती है, यानी F2 से। ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो रूल नंबर 1 में यही कहा गया है, जब भी कोई रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पास करेगी फोकस से, F2 से। कॉन्वेक्स लेंस का सेकेंड रूल क्या कहता है? इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पिछले वाला रूल का रिवर्स है। इसमें कोई रे फोकस की तरफ आएगी और जब रिफ्रैक्शन होगा तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल नंबर 3, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट। और जब कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी और वो स्ट्रेट उसी रास्ते चली जाएगी, अनडेविएटेड। अब आते हैं कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स पे। इसमें हमें 6 केसेस देखने हैं।
पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया है, यानी उसकी डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है, तो उसका रे डायग्राम कैसा होगा, यानी जो बनने वाली इमेज है उसकी पोजीशन, साइज़, उसका नेचर कैसा होगा, हमें इन रे डायग्राम्स की मदद से उसे बताना है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो हमें पता है कि जो उससे वाली निकलने वाली रेज़ होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो जब ये पैरेलल रेज़ आएंगी तो रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि ये फोकस से पास करेंगी। तो फोकस से पास करने पर ये सारी रेज़ यहाँ पर इंटरसेक्ट होती हैं। तो जहाँ पर दो रेज़ इंटरसेक्ट होती हैं वहीं पर इमेज बनती है। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस F2, यानी F2 पर ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब इन्फिनिटी के केस में जब भी कोई इमेज फोकस पे बनती है तो वो डिमिनिश्ड होती है, और इन्फिनिटी के केस में हम हाईली का यूज़ करते हैं। तो जो बनने वाली इमेज होगी वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, यानी ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी होगी। और ये मिरर के राइट साइड में बनी है, आई मीन लेंस के राइट साइड में बनी है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी। जो चीज़ें लेंस के राइट साइड में बनती हैं वो रियल होती हैं, और जो लेंस के लेफ्ट साइड यानी इस साइड में बनती हैं वो वर्चुअल होती हैं। सेकेंड केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। अब कोई ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे रखा गया है तो उसका रे डायग्राम कैसा होगा। तो पहले हम पैरेलल रेस पास कराते हैं। रिफ्लेक्शन की केस में भी हमने यही देखा था। पहले हम पैरेलल रेस पास कराएंगे, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास करेंगे। फिर सेकेंड रे आप कहीं से भी पास करा सकते हैं। हमने पास कराई है ये ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप जानते हो जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो उसी रास्ते चली जाती है, उसमें उसकी डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आती है। फिर जब ये आगे जाएगी तो ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट होंगी F2 2F2 के बीच में। तो जो बनने वाली इमेज होगी यहीं पर बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2, और ये डिमिनिश्ड होगी, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्योंकि ये लेंस के राइट साइड में बनी है तो ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड। अब आते हैं थर्ड केस में, ऑब्जेक्ट एट 2F1। अब कोई ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा गया है तो उसका रे डायग्राम कैसा होगा। फिर हम एक पैरेलल रेस पास कराएंगे, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास आउट करेगी। फिर हम सेकेंड रे पास कराएंगे, इसको हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, तो ये दोनों रेज़ कहीं दूर जाकर आपस में इंटरसेक्ट होंगी यहाँ पे। अब आप देखो तो ये दोनों रेज़ आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं 2F2 पे। तो जो बनने वाली इमेज होगी वो बनेगी एट 2F2। सेम साइज़ की होगी, जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज़ का इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी क्योंकि ये लेंस के राइट साइड में बन रही है। अब आते हैं चौथे केस पे। चौथे केस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है बिटवीन 2F1 एंड F1। 2F1 और F1 के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो फिर हम पैरेलल रेस पास कराएंगे पहली रे, तो ये पैरेलल होगी तो फोकस से पास आउट करेगी। फिर सेकेंड रे हम पास कराते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब हम पास कराएंगे तो ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट होंगी यहाँ पे, यानी बियॉन्ड 2F2। तो जो बनने वाली इमेज होगी वो बनेगी बियॉन्ड 2F2। और आप देख रहे हो कि ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है तो हम लिखेंगे इनलार्ज्ड। और ये मिरर के राइट साइड में, लेंस के राइट साइड में बनी है तो ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड। अब पांचवा केस है ऑब्जेक्ट एट F1। अब कोई ऑब्जेक्ट F1 पे रखा गया है तो फिर हम एक पैरेलल रे पास कराएंगे, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास आउट करेगी। फिर सेकेंड रे हम पास कराते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब आप पास कराओगे तो आप देख रहे हो कि जब हम इससे पीछे खींचें या फिर आगे एक्सटेंड करें, ये दोनों रेज आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ये कहीं दूर जाके इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट होंगी। तो जो बनने वाली इमेज होगी वो इन्फिनिटी भी बनेगी, एट इन्फिनिटी। तो जो बनने वाली इमेज है उसकी पोजीशन है इन्फिनिटी। अब जो बनने वाली इमेज है उसकी साइज़ क्या है। जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी भी बनती है तो वो हाईली इनलार्ज्ड होती है। तो जो बनने वाली इमेज है उसका साइज़ है हाईली इनलार्ज्ड। अब उसका नेचर कैसा है, ये मिरर के लेंस के राइट साइड में बनेगी तो ये जो बनने वाली इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब लास्ट केस देखते हैं 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब कोई ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया है तो फिर हम एक पैरेलल रे पास कराएंगे, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास आउट करेगी। फिर हम सेकेंड रे पास कराते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास कराने पर ये रे इधर चली जाएगी। फिर जब हम इन दोनों रेस को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं जाके यहाँ पर इंटरसेक्ट होंगी, तो बनने वाली इमेज भी यही बनेगी। तो ये आप देख रहे हो कि 2F2 के पीछे बन रही हैं। तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसका पोजीशन होगा, इमेज जो बनेगी उसकी पोजीशन होगी बिहाइंड ऑब्जेक्ट, यानी लेंस के आगे सामने, और ये इनलार्ज्ड होगी यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। और ये मिरर के लेफ़्ट साइड में बन रही है तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अब आते हैं कॉनकेव लेंस के कुछ यूजेस पे।
कॉन्वेक्स लेंस को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ एक आई डिफेक्ट जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं उसको दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है चश्मों में। सेकेंड यूज़ क्या है? यूज फॉर मेकिंग सिंपल कैमरा, और जो सिंपल कैमराज होते हैं उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस ही लगे होते हैं। थर्ड यूज़ है यूज़ एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड फिल्म प्रोजेक्शंस, और इसको माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स और फिल्म प्रोजेक्शन पे भी यूज़ किया जाता है। क्योंकि माइक्रोस्कोप में आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज़ माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो इसलिए देखते हैं कि जो बनने वाली इमेज है उस ऑब्जेक्ट की वो हमें बड़ी दिखे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को पास में लाते हैं लेंस के तो वो फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में हो जाते हैं। फिर जब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और F1 और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होंगी तो वो जो बनने वाली इमेज होगी वो वर्चुअल होगी और इनलार्ज्ड होगी। इसीलिए इसका यूज़ माइक्रोस्कोप्स में किया जाता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पास से देखें तो जो बनने वाली इमेज होगी माइक्रोस्कोप पे वो बड़ी बने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कॉनकेव लेंसेज के रूल्स देख लेते हैं। हमने पीछे कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस का रूल, उसके रे डायग्राम्स देखें। अब हम देखते हैं कॉनकेव लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस के। इसमें भी 3 ही रूल हमें पढ़ने हैं। पहला रूल है इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जेस बट अपीयर टू पास थ्रू फोकस। इंसिडेंट रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही हो। तो पहला रूल ये कहता है जब भी कोई रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगी। रूल नंबर 2, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट एट ओ अनडेविएटेड, यानी जैसा हमने कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखा था वैसा ही है। कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो जैसे जा रही है वैसे ही जाएगी। और थर्ड रूल ये कहता है कि इंसिडेंट रे कमिंग टूवर्ड्स फोकस बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, और जब कोई रे फोकस की तरफ पास करेगी, फोकस की तरफ आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। ये रूल नंबर 1 का कन्वर्स है। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, और कॉनकेव लेंस में जो इमेजेस बनती हैं वो हमेशा ही वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होती हैं। पीछे हमने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा, उसमें जो बनने वाली इमेजेस हैं वो इनलार्ज्ड भी बनती हैं, डिमिनिश्ड भी बनती हैं, रियल भी बनती हैं और वर्चुअल भी। लेकिन कॉनकेव लेंस में ऐसा नहीं होता है, इसमें जो बनने वाली इमेज होती हैं वो हमेशा ही वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होती हैं। अब आते हैं इसके रे डायग्राम्स पे। इसमें हमें सिर्फ 2 ही रे डायग्राम्स देखने हैं। पहला है अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे यानी उसकी डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है तब उसका रे डायग्राम कैसा होगा, बनने वाली इमेज का नेचर, साइज, पोजीशन कैसा होगा ये हमें बताना है। ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, और कोई ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे है यानी हमको उसकी डिस्टेंस मालूम है तब उसका इमेज, उसका रे डायग्राम कैसा होगा ये हमें बताना है। तो पहला केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया, तो आप जानते हो कि इन्फिनिटी पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो उससे जो निकलने वाली रेज होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ये पैरेलल रेज जाएंगी तो रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज हो जाएंगी। लेकिन जब हम इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस F1 पे आके मीट करेंगी। तो जहाँ पर 2 रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो बनने वाली इमेज बनेगी एट F1 पे बनेगी। फिर इसका साइज़ क्या होगा, तो आप जानते हो जब भी कोई ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस पे बनती है तो वो हमेशा ही डिमिनिश्ड होती है, और इन्फिनिटी के केस में हम हाईली का यूज़ करते हैं तो बनने वाली इमेज का साइज़ होगा हाईली डिमिनिश्ड। अब इसके नेचर पे जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि इमेज इस साइड बनी, यानी मिरर के लेंस के लेफ़्ट साइड बनी है। तो जो इमेजेस लेंस के लेफ़्ट साइड में बनती हैं वो होती हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो बनने वाली इमेज है वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया हो तो वो उसकी इमेज बनेगी F1 पे, हाईली डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। सेकेंड केस है ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। अब कोई ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है यानी उसकी डिस्टेंस हमें मालूम है, तब फिर अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं। पहले हम पैरेलल रे पास कराएंगे, पहली रे, फिर रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा हमें कि वो फोकस से आ रही हो। ठीक,
अब सेकेंड रे हम पास कराते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो लाइट की डायरेक्शन में, उसकी रे की डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो उसी रास्ते चलती जाएगी। तो जब हमने ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया तो ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो जो बनने वाली इमेज होगी वो भी यहीं पे बनेगी। तो ऑब्जेक्ट विल फॉर्म बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। और इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। चूँकि ये लेंस के लेफ़्ट साइड में बन रही है तो ये होगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और ये होगी डिमिनिस्ड, इसका साइज़ होगा डिमिनिस्ड। अब आते हैं इसके यूजेस पे। Uses of concave lens used in spectacles to correct defect of vision called myopia, short sightedness। और अब इसका यूज़ स्पेक्टिकल्स में मायोफिया जो कि एक आई डिफेक्ट होता है, इसको रोकने के लिए, इसको सही करने के लिए यूज़ किया जाता है। पीछे हमने पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस को हाइपरमेट्रोफिया को करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है मायोफिया को करेक्ट करने के लिए, जो कि एक आई डिफेक्ट होता है। सेकेंड यूज़ देखते हैं, यूज्ड एज आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। अब इसको टेलीस्कोप में भी आई लेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। थर्ड यूज़ है यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल इंडोर्स। आपने कई दरवाज़ों पर देखा होगा जो छोटा सा हमें होल दिखता है शीशे का, उसमें ये कॉन्केव लेंस ही लगा रहता है। फोर्थ यूज़ है यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है। अब आते हैं साइन कन्वेक्शन एंड फार्मूला पे। लेंस के साइन कन्वेक्शन और फार्मूला के बारे में देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्जिंग लेंस होता है, उसका फोकल लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होता है, और जो कॉन्केव लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, उसका फोकल लेंथ हमेशा ही नेगेटिव होता है। अब बात करें डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की और ऑब्जेक्ट की हाइट की। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होती है और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, दोनों लेंसेज की केस में। अब आते हैं लेंस फार्मूला पे। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f यानी फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v यानी इमेज डिस्टेंस माइनस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेंस फार्मूला ये कहता है कि जब भी हमें फोकल लेंथ मालूम करनी होगी तो अगर हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी, या फिर इन तीनों में से कोई दो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी और तीसरी हमें फाइंड आउट करनी होगी, तब हम इसी फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला है मैग्नीफिकेशन। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m यानी मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को जब हम डिवाइड करते हैं तो मैग्नीफिकेशन आता है। और इसका सेकेंड फार्मूला भी होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो हमें मैग्नीफिकेशन मिलता है। टूल्स, इंपॉर्टेंट टूल्स। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो बनने वाली इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हुआ तो जो बनने वाली इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अक्सर क्वेश्चंस पूछता है तो उसमें मैग्नीफिकेशन हमें नंबर गिवन दे दिया रहता है और हमसे पूछता है कि बताइए कि ये इमेज जो बन रही है वो रियल है या फिर वर्चुअल। तो अगर मैग्नीफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू के सामने पॉजिटिव का साइन होगा तो वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी, और अगर नेगेटिव का साइन हुआ तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इस टूल्स को आप याद कर लीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आसानी होती है। अगर मैग्नीफिकेशन m बड़ा हुआ 1 से तो बनने वाली इमेज इनलार्ज्ड होगी, बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। और अगर मैग्नीफिकेशन 1 के इक्वल हुआ तो जो बनने वाली इमेज होगी ऑब्जेक्ट की वो ऑब्जेक्ट की इमेज के इक्वल होगी, यानी सेम साइज़ की होगी। और अगर मैग्नीफिकेशन 0 से कम हुआ, नहीं आप ऐसे समझिए, अगर मैग्नीफिकेशन 0 से ज़्यादा हुआ और 1 से कम हुआ तो जो बनने वाली इमेज होगी वो डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इस लेसन की लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंसेज। एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज। अब जो लेंस होते हैं वो या तो कन्वर्ज करती हैं लाइट रेज को या फिर डाइवर्ज करती हैं, तो उनकी जो एबिलिटी होती है किसी भी लाइट रे को कन्वर्ज करने की या फिर डाइवर्ज करने की, उसी एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f।
और इसकी यूनिट होती है डायफर, इसको हम डी से डिनोट करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के केस में डायफर हमेशा पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस में हमेशा ही निगेटिव होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लाइट के दोनों फिनोमेना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हमने अच्छे से समझा, उसे पढ़ा, उसका नोट्स एक्सप्लेनेशन देखा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।